नमस्कार फ्रेंड्स, निमसेट 2022 की सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं आशुतोष गुप्ता और आपसे मुखातिब हूँ फिर एक बार निमसेट 2022 की सीरीज में। पिछले वीडियो में मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था और पूछा था कि मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए निमसेट एग्जाम के लिए। हम सबको पता है कि निमसेट एग्जामिनेशन के लिए 6 महीने का समय हमारे पास अभी है और निमसेट का पेपर मोर देन 80% मैथमेटिक्स पर बेस्ड होता है। मैथमेटिक्स को जैसा कि हम सब जानते हैं टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो मैथमेटिक्स पढ़ने के तरीका क्या है, उसको हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उससे पहले के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे नितिन अग्रवाल सर के साथ। तो सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट है और निमसेट का ऑलमोस्ट 80% मैथमेटिक्स पर बेस्ड होता है और बहुत सारे बच्चों के मन में मैथमेटिक्स को लेकर डर होता है, एक फोबिया होता है। तो बच्चों को किस तरह से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? अभी हमारे पास 6 महीने का समय है, तो उसमें क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए पढ़ाई करने का और ऐसा क्या करना चाहिए कि डर उनके मन से निकल जाए? सर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सर आपने। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैथ स्टार्ट कैसे करें। बेसिकली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है बच्चों को, तो स्टार्टिंग कई स्टूडेंट कैलकुलस से करते हैं, कोऑर्डिनेट से करते हैं, अलजेब्रा से करते हैं, वेक्टर से कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी से कर देते हैं विदाउट नोइंग द बेसिक मैथ्स। क्योंकि अगर आप कोई किसी भी क्वेश्चन, किसी भी मैथ्स के किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को उठाएंगे, इवन वो वेक्टर का हो, अलजेब्रा का हो, कैलकुलस का हो, तो 10 to 15% उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट यूज़ होता है। बाकी 80 to 85% जो यूज़ है कैलकुलेशन का। तो ऑल टुगेदर मैथ्स में अगर देखा जाए तो 70% बेसिक मैथ्स का यूज़ है, 30% में बाकी सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। जबकि बच्चा क्या करता है, वो पूरा फोकस 30% पे करना स्टार्ट करता है, जबकि उसका 70% ऑफ बेसिक मैथ्स वीक होता है, जिससे वो कंसेप्ट तो लगा लेता है लेकिन फाइनली उसका आंसर नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा स्टूडेंट को एक प्रॉपर आइडिया भी नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम रिकमेंड करना चाहेंगे कि कम से कम रेस्ट 6 मंथ हैं तो कम से कम 20 डेज 30 डेज आपको बेसिक मैथ्स को देने चाहिए, जो टोटल मैथमेटिक्स का 70% पार्ट है। उसके बाद फिर अदर टॉपिक्स पे जंप करना चाहिए, लाइक कैलकुलस हो गया। नेक्स्ट बेसिक मैथ्स के बाद अलजेब्रा पढ़ना है आपको, फिर कैलकुलस पढ़ना है, फिर कोऑर्डिनेट, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, स्टैटिस्टिक्स। ये एक सीक्वेंस होना चाहिए। एंड इसके अलावा स्टूडेंट को ये भी नहीं आइडिया होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरह का ट्रैप होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर पूरा एक वीडियो हमने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो देखना मस्ट है, तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उस ट्रैप में हम कैसे ना। सर, जितना कि मैं समझ पाया हूँ, जैसे कि हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नींव मजबूत नहीं है, आपने बेसिक मैथ्स पे काम नहीं किया है, तो आप अगर हायर मैथ्स पे काम कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो सर, बेसिक मैथ्स तो एक बहुत वास्ट एरिया हो गया, बहुत वास्ट टॉपिक हो गया, तो आप क्या ये गाइड करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेसिक मैथ्स में जो बच्चों को पढ़ने चाहिए? बेसिक मैथ्स में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनका यूज़ होता है कंपटीशन में, निमसेट में या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, जितने भी एमसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो हमने 9th-10th में पढ़ा था वो आना चाहिए। देन इक्वेशन सॉल्विंग, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वहाँ पे फाइनली इक्वेशन ही बनती है और उसको सॉल्व करना होता है। देन इसके बाद इनइक्वलिटी आता है, हर चैप्टर में आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करनी होती है। फिर मॉड फंक्शन है, देन लॉग फंक्शन आता है, इरेशनल इक्वेशंस आती हैं। इरेशनल इक्वेशन मतलब जहाँ पे अंडर रूट, क्यूब रूट है वगैरह है, उसको कैसे डील करना है। इसमें बेसिक ज्योमेट्री भी आती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया या कई चीज़ें हैं वेक्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, हर जगह ज्योमेट्री का भी यूज़ काफ़ी होता है। तो बेसिक ज्योमेट्री 9th-10th लेवल की भी आनी चाहिए हमें। देन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेन है। ये एक वास्ट टॉपिक है जो कि निमसेट में अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आ जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ पूरे मैथ्स में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन इनइक्वलिटीज़ कई तरह की होती हैं, लॉग में इनइक्वलिटी होती है, एक्सपोनेंशियल्स में इनइक्वलिटी होती है, मॉड में इनइक्वलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सॉल्विंग को सपोर्ट करेंगी। तो मेनली हमें फोकस करना है कि हम कंसेप्ट तो सीख लेंगे, लेकिन 80% जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो हमें पहले सीखना होगा, जिसके लिए ये जो टॉपिक्स हमने बताया ये आपको मैथ्स में पहले प्रिपेयर करने हैं। देन यू हैव टू जंप टू अलजेब्रा। इसके बाद हम अलजेब्रा में आएंगे। अलजेब्रा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, फिर प्रोग्रेशन पढ़नी है,
देन डिटर्मिनेंट पढ़ना है, मैट्रिक्स, देन बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम एज सच मेंशन नहीं है निमसेट एग्ज़ाम में, बट फिर भी 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी मेंशन नहीं है निमसेट एग्ज़ाम में, बट फिर भी एक्सपेक्टेड रहता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अलजेब्रा कंप्लीट करने के बाद अलजेब्रा में सेट थ्योरी भी करना है आपको, रिलेशंस भी करना है, उसके बाद आप कैलकुलस पे जंप कर जाएं। इस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए। तो ऑल टुगेदर आपको 1 महीना बेसिक मैथ्स को देना ही होगा। जैसे हम लोगों का जो कोर्स करिकुलम है सर, उसमें हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के ही मोर देन 160 वीडियोस इंक्लूड करें हैं, जो 6 से लेके 12 तक की सारी बेसिक मैथ्स कवर करता है। सो सर, जैसे कि मैं समझ पाया कि सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मैथ्स पे काम करना चाहिए, जिससे कि नींव मजबूत हो जाए। उसके बाद हमको एक सीक्वेंस में काम करना चाहिए कि पहले एक टॉपिक को पढ़ना है, फिर दूसरे टॉपिक को पढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, बहुत सारे बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या किस किस टॉपिक का वेटेज कितना है। तो अगर आप ये बता सकें बच्चों के लिए कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो इसके लिए सर हम लोग ने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है, यूट्यूब में वीडियो सबके लिए अवेलेबल भी हैं। उसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस कर रखी है। लास्ट 13 ईयर्स के जितने भी पेपर हैं पूरे सॉल्व करे हुए हैं। निमसेट ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें पूरी एनालिसिस करी हमने कि किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। और जहाँ तक रही इस क्वेश्चन की बात कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आफ्टर देन बेसिक मैथ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो पिछले 13 साल से एनालिसिस रही है हमारी पेपर के लिए। तो 4 to 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आ जाते हैं। देन प्रोबेबिलिटी से भी अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद वेक्टर्स से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जैसे 20 और 21 पेपर की बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चंस तक आ गए थे। तो इसकी भी पूरी एनालिसिस हमने कर रखी है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं प्लेलिस्ट में जाकर निमसेट ट्रिक करके है पूरा का पूरा, मतलब मोर देन 150 वीडियोज़ मिल जाएंगे जो पूरी तरह से इस पर बेस्ड हैं, और वो देखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें लास्ट 13 ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सोल्यूशन के साथ हैं। एंड देन वेक्टर के बाद जो वेटेज रहता है वो थोड़ा डिस्पर्स है। सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक अलजेब्रा पे आएँ तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, प्रोग्रेशन से 2 क्वेश्चंस, बायनोमियल से ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आ जाता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को अगर मिला लें तो 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। देन लॉगरिथमिक एक चैप्टर है लॉग, उससे भी 1 या 2 क्वेश्चंस हर ईयर आ ही जाते हैं। इसके बाद अगर हम कैलकुलस में जाएं तो कैलकुलस से बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फंक्शन से 1 क्वेश्चन, लिमिट से 1 क्वेश्चन, एंड पिछले 4-5 सालों से कॉन्टिन्यूटी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अपने आप में बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी वेटेज रखते हैं। देन अगर डिफरेंशिएशन पे आए तो डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल अगर मिला लें पूरा तो उससे 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एरिया अंडर द कर्व, उससे भी 1 क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है। कई ईयर्स में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये पूरी एनालिसिस आपको वीडियोस में मिल जाएगी। हर एक वीडियो हमने टॉपिक वाइज बना रखा है, चाहे वो एरिया हो, फंक्शन हो। निमसेट के एवरी ईयर के क्वेश्चन डिस्कस्ड हैं विथ कंप्लीट एनालिसिस। अगर इसके बाद कोऑर्डिनेट में आए तो कोऑर्डिनेट में ऑल टुगेदर जितने भी टॉपिक्स हैं 5 to 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये वेटेज रहता है टॉपिक्स का। बाकी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आप वीडियोस देख लेते हैं। सर, जैसे कि बोलते हैं कि गोल विदाउट अ टाइमलाइन इज़ जस्ट अ विश। तो अभी हमारे पास एक टाइमलाइन है, 2022 का पेपर 6 महीने दूर है, और आपने हमें बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कोई टाइम टेबल बच्चों के लिए आप बना सकते हैं कि आने वाले 15 दिन में हम ये टॉपिक को खत्म कर लें? आपने एक सीक्वेंस भी बताया है, तो 15 दिन में ये टॉपिक खत्म कर लें, फिर अगले 15 दिन में ये टॉपिक खत्म कर लें, जिससे बच्चों का एक कोर्स भी खत्म हो जाए और उनके पास रिवाइज करने के लिए एक टाइम बच जाए हमारे पास। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि बेसिक मैथ्स को शुरुआत बेसिक मैथ्स से ही होनी चाहिए। अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग बेसिक मैथ्स से ही करनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20, 25, 30 डेज़ पूरी तरह से हमें बेसिक मैथ्स को ही देने। तो चूंकि अभी जो टाइम बचा है पूरा कंप्लीट 6 मंथ्स भी नहीं है, मई के लास्ट संडे एग्ज़ाम होना है, तो मान के चलें 5 मंथ या 5.5 मंथ हैं, तो 20 डेज़ पूरे डेडिकेशन से बेसिक मैथ्स करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 या 3 दिन लगेंगे। देन प्रोग्रेशन में भी 2 या 3 दिन में कंप्लीट करा जा सकता है। एंड देन आप डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर लें, डिटर्मिनेंट में भी 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिला करके 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन चूंकि डिटर्मिनेंट का यूज़ कैलकुलेशन में काफ़ी है तो इस वजह से भी डिटर्मिनेंट पे हमें फोकस करना होता है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मिला लें तो 3 से 4 दिन लगेंगे। देन बायनोमियल थ्योरम में भी 4 से ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए कंप्लीट करने में। कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे तो आप लास्ट के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, आखिरी एग्ज़ाम के पहले 2-3 दिन पढ़ के चले जाएं, क्योंकि मेंशन नहीं है और कई ईयर में पूछा भी नहीं गया है। इसके बाद कैलकुलस आती है, तो कैलकुलस में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो हर एक चैप्टर को 2 से 3 दिन दे सकते हैं। कैलकुलस के बाद हमें वेक्टर स्टार्ट करना चाहिए। वेक्टर के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमें 20 डेज देने होंगे, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चंस मिलते हैं वेक्टर से। देन इन बिटवीन हम ट्रिग्नोमेट्रिक भी कवर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो ज़्यादा टाइम लगता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये मैक्सिमम 2-2 दिन के टॉपिक्स हैं। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आप प्रॉबिलिटी पे शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज 5 to 6 क्वेश्चन प्रॉबिलिटी के आते हैं, तो उसको भी अप्रॉक्सीमेटली हमें 20 डेज देने होंगे। लेकिन प्रॉबिलिटी करने से पहले हमें परमिटेशन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो परमिटेशन को 5 to 6 डेज देने के बाद हम 15 to 20 डेज प्रॉबिलिटी को देंगे। देन इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान के चलो 15 डेज देने होंगे, 15 से 20 डेज कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स आती है, सेट थ्योरी आती है, रिलेशंस आते हैं, तो इनको भी अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज हम दे सकते हैं। और अलॉन्ग विथ पढ़ तो रहे हैं आप, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं हम कितना गेन कर पा रहे हैं। या किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी बच्चे होते हैं, तो ऑल टुगेदर वहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टेस्टिंग अगर हम फाइनली सिर्फ एग्जाम देने चले जाते हैं तो कुछ भी आइडिया नहीं लग पाएगा। तो सर ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने एक टाइम फ्रेम भी बना दिया और एक सारा सिलेबस भी बता दिया और बच्चों के लिए टाइम टेबल भी बना दिया। एंड दिस टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि टॉपर्स की मैंने एक बात नोटिस करी है पिछले अपने 18 साल के करियर में, कि टॉपर्स एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं किसी अच्छे मेंटोर के साथ बैठ करके। तो यहाँ पर नितिन सर ने जैसा आपको गाइड किया, उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर उस स्ट्रैटेजी पर स्टिक करिए, बार बार अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज मत करिए। मैं एक छोटी सी एनेक्डोट बताता हूँ आपको। महात्मा बुद्ध जो थे, उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद उनके कजिन ब्रदर भी थे। और एक बार आनंद और महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि 3-3, 4-4 फीट के बहुत सारे गड्ढे थे। तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि प्रभु ये क्या है। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही इम्पेशेंट है, जो एक जगह पर 3 फीट खोदता है, फिर दूसरी जगह पर 3 फीट खोदता है, फिर तीसरी जगह पर 3 फीट खोदता है, लेकिन इसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। अगर सबको जोड़ लिया जाए तो उसने 30 फीट से ज्यादा खोद रखा है। अगर वो एक ही जगह पर 30 फीट खोद लेता तो उसे पानी मिल जाता। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के चलिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए, लेकिन उससे पहले स्ट्रैटेजी किसी सही मेंटर के गाइडेंस पे बननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।